नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में पाठ नंबर 5वां जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके मन में इच्छा है अगर किसी कार्य को करने की, तो चाहे वह कार्य कितना भी कठिन हो तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है अगर आपकी इच्छा है तो। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो यहाँ पर इस पाठ में एक 26 साल की इला नाम की लड़की है जिसके हाथ बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे। तो वो अपने काम को किस तरह से करती है, वो अपना पूरा काम अपने पैरों से करती है। तो वो अपने सारे कार्य हाथ की जगह पर पैरों से करती है और वो अपने पैरों से किस तरह की कलाकारी करके मशहूर हुई है। तो चलो बच्चों इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। तो मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपले बेल बिटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बुटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कटाई के नमूने। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों, मतलब इस तरह के कसूती टांके बोलते हैं, कसूती टांकों में पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपले बेल बिटों से जान आ गई थी मलमल में। मलमल एक तरह का कपड़ा होता है। इन बेल बुटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कटाई के नमूने। तो बच्चों यहाँ पर आप इला सचानी की तस्वीर देख सकती है जिसमें आप इसके हाथों को देख सकते हैं। कुछ अपने पैरों से बुनाई या कढ़ाई का काम कर रही है जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो बच्चों आप देखिए कि देखो उसके हाथ नहीं काम कर रहे, उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने जीवन में किस तरह से कार्य कर रही है। तो चलो उसके बारे में और जानते हैं और इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीर खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोरकर पिट्ठो खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे। एक बार फिर से बच्चों, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि भाई 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन है वो अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के वहां पर बीता। अब यहाँ पर देखिए भाई सांझ, सांझ का मतलब क्या होता है कि शाम होते ही मोहल्ले के सारे बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। जैसे आपके आसपास के बच्चे भी बाहर आते होंगे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ कनेर के पत्तों से पिट पिटी बजाते हैं। कनेर के पत्ते आपने बच्चों देखे होंगे। कनेर के पत्ते होते हैं और लंबे होते हैं, तो दोनों पत्तों को एक साथ में ऊपर नीचे रखने के बाद दोनों छोर को पकड़ने के बाद उसको नजदीक और दूर लेकर जाना है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जब हम नजदीक लाते तो दोनों पत्ते थोड़े से खुल जाते, फिर जब हम उसको खींचते तो वो एकदम से एक दूसरे के साथ चिपके जाने पर आवाज करते हैं, तो उसको पिटपिटी बोलते हैं। तो उस तरह से हम कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजा सकते हैं। कुछ गिट्टे खेलते हैं, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे। ठीकरे का मतलब क्या होता है, टूटे फूटे घड़े जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मतलब जो मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें हम पानी भरते हैं। गर्मी के मौसम में हम लोग मिट्टी के घड़ों में पानी रखते हैं। जिसके घरों में फ्रिज नहीं होती वो मिट्टी के घड़ों के पानी पीते, वो बहुत ही ठंडा होता है और बहुत ही लाभकारी होता है। तो जब वो मटका फूट जाता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ठीकरे। तो ठीकरे बटोर कर हम लोग क्या खेलते हैं, पिट्ठू खेलते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने भी ये गेम खेला होगा। जब इन खेलों से मन भर जाता है, जब ये सब खेल खेलने के बाद हमारा मन भर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं और पेड़ों की डाली के ऊपर झूमते रहते हैं। उसके बाद फिर ऊंची डाल पर चढ़ने के बाद हम लोग झूला झूलते हैं और झूला झूलने के बाद हम लोग गीत भी गाते हैं, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे। तो बच्चों आपने नीम की निम्बोरी तो देखी होगी। निम्बोरी कच्ची होती तो ज्यादा कड़वी होती, लेकिन जब वो निम्बोरी पक जाती है तो आप उसको खा भी सकते हो। आपको क्या करना है, उसका अंदर का जो रस होता है वो चूसना होता है, वो बहुत ही मीठा होता है। हमने तो बचपन में बहुत सारी निम्बोरी खाई और शरीर के लिए भी निम्बोरी बहुत ही लाभदायक है। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाते, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि इरा किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके।
कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। बच्चों यहाँ पर देखिए भाई, इला गाने में तो उनका साथ देती है, लेकिन पैंगे पैंगे लेना मतलब जब झूला हम झूलते तो बहुत ऊपर जाते तो उसको पैंगे लेना बोलते हैं, मगर रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती तो वो पकड़ नहीं पाती थी। उसके हाथ बिल्कुल ही काम नहीं करते, उसके हाथ सिर्फ नाम के थे। वो बेचारी चुपचाप एक किनारे बैठ जाती थी और मन ही मन सोचती थी, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और बच्चे भी चाहते थे कि भाई वो हमारे साथ खेले, लेकिन वो नहीं खेल पाती थी। वो कुछ कुछ गेम जैसे कि पकड़म पकड़ाई है, विष अमृत खेल है, तो वैसे ही वो खेल में शामिल हो पाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा मतलब जिसको हम लोग छूने की जब बारी आती तो वो बेचारी छू नहीं पाती, क्योंकि उसके हाथ ऊपर नहीं उठते थे। वो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने उसका साथ न देने की ठान ली हो। तो भाई इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। आपको तो पता है कि उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर उसने वह सब करने का सीखा जो हम लोग हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसने वह काम भी शुरू कर दिया जो काम हम हाथों से करते हैं, जैसे कि दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना और तख्ती पर लिखने वाला काम भी उसने शुरू कर दिया। और उसने स्कूल में दाखिला भी ले लिया, और दाखिला मिलने में थोड़ी उसको परेशानी हुई, क्योंकि भाई उसकी सुरक्षा को लेकर जो स्कूल प्रशासन होता है वो थोड़ा चिंतित था कि भाई, क्योंकि उसकी गति को लेकर, क्योंकि जो बच्चा एक हाथ से लिखेगा और ये लड़की पैर से लिखेगी तो उसकी स्पीड, उसकी जो गति होती है उसमें थोड़ा तो अंतर आएगा। लेकिन इला परेशानियों के सामने घुटना टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक तो पढ़ाई की, लेकिन बच्चों क्या है कि उसको अतिरिक्त समय नहीं मिला, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो पैरों से लिख रही थी, उसकी स्पीड बहुत कम थी, तो वो पूरा पेपर कर नहीं पाई और वो उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई उसे ऐसे व्यक्ति की भी सुविधा मिल सकती है कि जो कि परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सकते हैं। ये जानकारी अगर इला को समय रहते अगर उस समय मिल जाती तो कितना अच्छा था, आज वो 10वीं कक्षा पास कर पाती। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो उस समय उसको कोई बता देगा कि आपको कोई लिखने के लिए राइटर भी मिल सकता है, तो आज वो कहीं और होती, कोई अच्छी जगह नौकरी करती होगी। लेकिन अब यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं होता ना, अभी और भी वो आगे कुछ और नया कर सकती है। उसकी माँ और उसकी दादी कशीदाकारी का काम करती थी। उन्हें वो सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उखेते हुए देखती थी। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। इस लड़की ने तो कशीदाकारी करने की ठान ली। सुई में रेशम पिरोना कोई छोटी बात नहीं है, दोनों हाथों से उसमें पिरोना पड़ता है, लेकिन इसके तो हाथ काम नहीं करते थे। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है। और इला तो रेशम का धागा, और वो भी कच्चा रेशम का धागा सुई में पिरोना कोई आसान काम नहीं है। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसके विश्वास और धैर्य, धैर्य का मतलब धीरज, ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। मतलब वो इतना माहिर हो गई थी, उसने इतनी मास्टरी हासिल कर दी थी कि उसको पता चल गया था कि भाई किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने लगाना चाहिए और किस तरह के रंग उसमें लगाना चाहिए, तो वो वस्त्र और भी
सुंदर बनेगा, तो उसने उन सब में मास्टरी हासिल कर दी थी और वो काम में माहिर हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काटे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी का मतलब क्या होता है? एग्जीबिशन। तो भाई उसने जो उसके द्वारा काटे गए परिधानों, उसके द्वारा जो वस्त्र थे जो उसने बनाए थे, उसके ऊपर उसने बुनाई कढ़ाई की थी, उसकी प्रदर्शनी मतलब उसका एग्जीबिशन होने लगा। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। उस परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों की कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई मतलब सबको बहुत पसंद आई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप वाली बुटिया उकेरते थकती नहीं है। मतलब एक समय ऐसा भी आया कि उसके द्वारा बुना हुआ कढ़ा हुआ जो कपड़ा था उसकी प्रदर्शनी लगने लगी। इसके अंदर काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक उसमें दिख रही थी। और इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। मतलब इस तरह से पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत ही अच्छी लगी। इला के पांव अब रुकते नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप वाली बुटिया उकेरते थकती नहीं है। मतलब वो काम में बहुत ही और आगे जाना चाहती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई उसके जो परिधान है उसकी प्रदर्शनी लगती है, तो वो अभी रुकने वाली लड़की नहीं है, वो बहुत ही आगे जाएगी। हम भी उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि उसका जो सपना है वो सपना उसका पूरा हो और वो अपने काम में और आगे बढ़ती जाए। तो बच्चों, आपने इस पाठ में देखा कि भाई जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप में कोई कुछ करने की इच्छा है तो वो काम चाहे कितना भी कठिन हो, तो उस काम को आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए। 10वीं की परीक्षा में जानकारी के अभाव से वो उसको पास नहीं कर पाई, लेकिन उसने एक ऐसा काम चुना जो कि बहुत ही कठिन था, फिर भी उस काम को उसने बहुत ही अच्छी तरह से किया और उस काम में भी उसने अपना नाम कमाया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इसके उत्तर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। तो प्रश्न पहला है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? अगर आपकी कक्षा में इला जैसी कोई लड़की, मतलब इला के हाथ नहीं, वो बेचारी हाथों से लिख नहीं पाएगी, हाथों से कुछ कर नहीं पाएगी, तो अगर ऐसी बच्ची अगर आपकी कक्षा में दाखिला लेती है तो आपके मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? तो भाई इसका उत्तर है, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारे कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। यदि इला जैसी कोई लड़की हमारे कक्षा में दाखिल होती तो हमारे मन में तो ये प्रश्न होते कि बेचारी वो कैसे काम करती होगी और उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो हमारे मन में यह सारे प्रश्न आते। प्रश्न दूसरा, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? इसका उत्तर, इस लेख को पढ़ने बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। मतलब इस पाठ को पढ़ने के बाद आज से हमारी सोच में भी बदलाव आया है कि भाई अपाहिज काम नहीं कर सकता, ऐसी हमारी सोच अभी बदल चुकी है कि वो भी कुछ अच्छा काम कर सकते, वो भी कठिन से कठिन काम कर सकते जो कि एक सामान्य आदमी कर सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से मैं कहना चाहूंगा कि 100% हमारी सोच में बदलाव आ चुका है और आपकी सोच में भी बदलाव आ चुका होगा। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न पहला, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी? इला अगर आपके विद्यालय में आती है तो उसको किन किन काम करने में परेशानी आएगी? इसका उत्तर है, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित, मतलब नीचे जो यहाँ पर दिया हुआ है काम, उसमें उसको उस कामों में परेशानी आएगी। तो पहला है जल्दी जल्दी लिखना, दूसरा है कोई खेल खेलना, तीसरा है कोई सामान उठाना। तो इन सारे कामों में उसको परेशानी आ सकती है क्योंकि वह इन कामों को बहुत ही धीरे धीरे कर पाएगी, लेकिन कर पाएगी। प्रश्न दूसरा, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? इसका उत्तर है, उसे इन कामों में परेशानी न हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में इला जैसे छात्रों की सहायता
नियुक्त करे। मतलब कि इला जिन जिन कामों को नहीं कर सकती, उसको जो काम करने में परेशानी होती है, तो उसके लिए हम एक हेल्पर नियुक्त मतलब अपॉइंट कर सकते हैं, और वो इसी तरह से दूसरे छात्रों को भी हेल्प कर पाएगा। तो भाई मेरी तरफ से ये सुझाव, ये सजेशन है कि भाई एक हेल्पर होना चाहिए। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनको काम करने में परेशानी होती है, तो उनके लिए एक हेल्पर होना चाहिए। प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। अब ये कहानी पढ़कर आपके दिमाग में, आपके मन में तरह तरह के भाव आते होंगे। इला कैसी है, वो कैसे काम करती होगी, या आपको उसके ऊपर गर्व होता होगा। तो आपके मन में जो भी भाव प्रकट हो रहे, आप जो भी इला को कहना चाहते हो, तो आप इस चिट्ठी के जरिए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रिय इला, और आपको यहाँ पर लिखना है कि भाई मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में आपके लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। आपके जैसी साहसी लड़की को मैं अपना मित्र बनाना चाहती हो या चाहता हो। आपका या आपकी, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से बच्चों आप अपने भाव को, अपनी सहानुभूति अगर इला के लिए है, तो आप इस तरह से चिट्ठी लिखकर प्रकट कर सकते हैं। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। तो भाई यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और 4 सवाल दिए गए हैं। तो भाई सवाल हमारे हैं, जवाब तुम्हारे हैं। तो चलो हम किस तरह से जवाब देते हैं, चलो देखते हैं। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। प्रश्न पहला, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। यहाँ पर देखिए भाई इस प्रश्न में लिखा है कि भाई इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे, क्यों थे? लेकिन उनका चिंता करने का, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर के साथ आपको कारण भी देना है। तो भाई इसका उत्तर है, इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था, क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाई स्कूल वाले इसलिए चिंतित थे कि भाई इला की गति, मतलब उसकी लिखने की स्पीड, काम करने की स्पीड, भाई उनका चिंता करना भी सही था, क्योंकि भाई इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनका चिंता करना जायज था। प्रश्न दूसरा, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? इला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक। उसने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ अन्य कई टांके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उबारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इला की जो कशीदाकारी थी उसमें लखनऊ और बंगाल की झलक के साथ साथ उसने काठियावाड़ी जो टांकों थे उसके साथ साथ उसने अन्य कई टांकों का इस्तेमाल किया था। प्रश्न तीसरा, सही के आगे राइट का निशान आपको लगाना है। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी, क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। चौथा है, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। तो इसका उत्तर है कि बच्चों इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी, क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। यही कारण था कि उसकी गति बहुत धीरे थी और वह अपने प्रश्न पत्र को पूरा नहीं कर पाती थी। प्रश्न चौथा, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो यहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि भाई इला अभी आज वर्तमान में जो भी काम अपने अंगूठे से, अपने पैरों से कर रही है, अगर उस समय अगर उसके आसपास के लोग अगर उसके काम में उसको मदद करते, तो क्या वो आज ऐसा काम कर पाती? तो भाई इसका उत्तर यह है कि अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते, मगर इला का काम अगर कोई उसके दोस्त कर लेते, तो उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती और इला को आज भी कुछ भी नहीं आता। कशीदाकारी, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है। तो बच्चों आपको यहाँ पर इस प्रश्न में क्या करना है, तो चलो इसके उत्तर को देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ में देखिए कशीदाकारी, प्रश्न पहला इसमें कि इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी आपको सूची बनानी है। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो हमने यहाँ पर पल्लू,
टांके, बेल बुटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई पिरोना, रेशम, परिधान का मतलब होता है वस्त्र। परिधान का मतलब होता है बच्चों वस्त्र। तो हमने ये सारे शब्द इस पाठ से हमने सीखे। अब एक ख, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा आपको करना है। तो भाई यहाँ पर फुटबॉल है, बुनाई है, बागबानी है, पतंगबाजी। तो हमने यहाँ पर लिया है बुनाई। तो बुनाई में क्या क्या आते हैं संज्ञा और क्या क्या क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए बुनाई में ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। पतंगबाजी में क्या होता है, साड़ी, मांझा, पंख, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। ये शब्द इसमें इस तरह के संज्ञा और क्रियाएं आती है। प्रश्न दूसरा है, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। देखो यहाँ पर लिखा है बड़ों की मदद से, क्योंकि इसमें सुई का उपयोग करना है। तो बच्चों सुई आपको लग भी सकती है, इसलिए आपको बड़ों की मदद लेनी है। तो देखो यहाँ पर ये सब टांके हैं, अलग अलग प्रकार के टांके। तो एक इस टांके का नाम है जंजीर टांका। ये है मछली टांका, मतलब मछली जैसा, फिश जैसा उसका शेप है। अब यहाँ पर देखिए भरवा टांका, भरवा टांका है। यहाँ पर क्या है, उल्टी बखिया। और पांचवा है खुला हुआ जंजीर टांका। तो यहाँ पर ये 5 तरह के टांके आपने देखे हैं। तो आप अपने घर में जिसको ये काम आता है उनकी मदद लेकर आपको उनकी निगरानी में एक छोटा सा कपड़ा लेना है और कपड़े के ऊपर ये टांकी बनाने का आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का भी दबाएं ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।